अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम चैरिटी करना चाहते हैं तो हमें कैमरा लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कैमरा लेके जा रहे हैं तो उसका मतलब हम दुनिया को बताने के लिए कर रहे हैं रादर देन कि किसी की मदद करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बिल्कुल अलग है। वहां पर बात ये हो रही है कि जो भी कुछ हम करें उसको शोर मचा के हमें लोगों को बताना है। आज का टॉपिक है BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये होता क्या है, इसके अंदर जो 9 प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री फेस कर रही है इसके लिए। जब हम बात करते हैं SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और जब हम बात करते हैं ESG के बारे में, जो बात करता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में, तो इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक ही है कि किस तरीके से हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिस तरीके से हम सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को और गवर्नेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सेबी ने 2023 में BRSR के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं कि किस तरीके से जो कंपनीज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वो क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस। इनफैक्ट इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, उस समय इसका नाम BRR हुआ करता था और इसने अलग अलग रूप लिए एंड देन फाइनली 2023 में इसकी जो गाइडलाइंस है वो आज के टाइम में एप्लीकेबल है। तो इनिशियली इन्होंने शुरुआत की थी 150 कंपनी से 23-24 में, कि जो टॉप लिस्टेड एज पर द कैपिटलाइजेशन है उनको इसको इंप्लीमेंट करना है एंड देन अगले साल 250 और उसके बाद 500 और 2026-27 तक 1000 टॉप कंपनीज को इसको इंप्लीमेंट करना है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी जो वैल्यू चेन है, जो अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम में, उनका भी डाटा देना है कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ESG। तो एक एक करके मैं बात करता हूं इन 9 प्रिंसिपल्स के बारे में। ये जो 9 प्रिंसिपल्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए सेबी ने, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने 140 इंडिकेटर्स बनाए। उसमें से जो इंडिकेटर्स 98 है वो एसेंशियल है, इनके मैंडेटरी हैं, और जो 42 इंडिकेटर्स है वो ऑप्शनल है, जिसको उसने लीडरशिप इंडिकेटर दिया। और वहां पर उसका इंटेंट ये था कि ऑर्गेनाइजेशन अगर इन पे भी काम करेगी तो बढ़िया है। और अगर हम देखेंगे जो वैल्यू लिंक्ड इनिशिएटिव्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई चेन है, वो इसी लीडरशिप के अंदर 42 के अंदर आते हैं। तो एक एक करके इन 9 प्रिंसिपल्स को देखते हैं वो क्या बात करते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मेन इंटेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही है तो उसका फोकस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, या प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा वो ये भी देख रहा है कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, अपने वर्कर्स के लिए क्या कर रहा है, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए वो क्या कर रहा है। बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे एंटी ब्राइबरी पॉलिसी हो सकती है, जो इस बारे में बात करती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर रही है कि जो भी बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको वो टेक केयर कर सके। तो उस तरह की बातें यहाँ पे आती हैं। देन जो दूसरी है प्रिंसिपल, वो बात करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पर इंटेंट ये है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा कंसर्न है, उसको हम कितना टेक केयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आती है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम EPR भी बोलते हैं। एक सस्टेनेबल सोर्सिंग के बारे में बात करते हैं। देन एक और इंपॉर्टेंट इसमें इंटेंट ये होता है कि जो रिसाइकेबल मटेरियल है उसको हम कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं, कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो भी हमारा रेवेन्यू है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट से आ रहा है या नहीं आ रहा। उन सब डाटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल नंबर 2 है। देन जो प्रिंसिपल नंबर 3 है वो बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय वेलबींग इंक्लूडिंग द वैल्यू चेन। तो यहां पर इंटेंस बेसिकली है विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, कि जो भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन के या पर्टिकुलर कास्ट के या क्रीड के हैं या पर्टिकुलर रीजन के हैं। क्या हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम वुमेन को भी उतनी ही इंपावरमेंट दे रहे हैं? क्या हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि हर तरह के रिलीजन के लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं? और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा इस बात पे फोकस है कि जो सेफ्टी और हेल्थ है, क्या उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज को उस तरह से टेक केयर किया जा रहा है, टेक केयर नहीं किया जा रहा है। मे बी कोई ग्रीवेंस रिडर्सल फॉर्म है जहां पर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो उसको पूछ सके। जो चौथा प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं।
हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसके स्टेक होल्डर्स अलग हो सकते हैं। वो कंज्यूमर हो सकता है, वो आसपास के विलेजर्स हो सकते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं हो सकते हैं, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स और इस तरह के बहुत सारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, किस तरह की एक्टिविटीज कर रही है, उनसे बार बार इंगेज करने के लिए किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि वो ऐसे स्टेक होल्डर जिनकी बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है, स्पेशली जो वर्कर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो रहे हैं, क्या उनका भी ध्यान रखा जा रहा है या उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही। जो अगला प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर इंटेंट यह है कि हम इस बात का ध्यान तो रख रहे हैं कि जो मिनिमम वेजेस है वो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके अलावा और बहुत सारी बातों को भी हम टेक केयर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिसीज हो सकती हैं, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो सकता है, मिनिमम वेजेस के बारे में जैसे मैंने पहले आपसे बात की उस बारे में हो सकता है, कोई कंप्लेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है तो क्या कर रहे हैं। देन अगर इसको हम एक्सटेंड करना चाहें तो जो हमारी वैल्यू चेन है वहां पर हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस पैरामीटर्स, वो भी इसके अंदर आता है। जो अगला प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल नंबर 6 है, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड है ISO 14001, जहां पे हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एमिशंस। वो एमिशंस क्या हो सकते हैं, वो एमिशंस एनर्जी, वाटर, वेस्ट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक और इंटेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू स्कोप 1 एंड स्कोप 2। स्कोप 1 होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या एमिशन हो रहे हैं। स्कोप 2 हो रहा है जो सप्लायर्स की तरफ से जो कुछ ट्रेवल्स हैं या कुछ उस तरह की चीजें, उसमें किस तरह का एमिशन हो रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम स्कोप का एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर हम लीडरशिप की पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहां पे हम स्कोप 3 के बारे में भी कंसिडर कर सकते हैं कि स्कोप 3 रिलेटेड क्या क्या एमिशन हो सकती हैं या क्या क्या रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल नंबर 7 है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी एडवोकेसी। यहाँ पे इंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को। तो किस किस तरह की मेंबरशिप्स हैं जो इंडस्ट्री हमने ले रखी हैं, जिससे कि हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनसे शेयर कर सकें, वहां पर क्या हो रहा है या और इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, उन सब के लिए वो जरूरी है। मे बी यहाँ पे ESG की कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई डिस्क्लोजर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू लॉबिंग, उन सब बातों की बात की जाती है। जो प्रिंसिपल नंबर 8 है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव कल्चर एंड विद रिस्पेक्ट टू इक्विटेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द CSR एक्टिविटीज। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर रही है कि जो रिहैबिलिटेशन है या जो हरासमेंट लोगों के साथ हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जिससे कि वो बेनिफिट कर सकें। अगर कहीं पे कोई प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट करना है तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मे बी ऐसा हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कोई खास फोकस देने की जरूरत हो। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। और जो आखिरी प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड वैल्यू। किस तरह की कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के किस तरह के कंसर्न चल रहे हैं, क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट रिकॉल, कस्टमर एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, मे बी अगर हमारे डिफरेंटली एबल्ड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो देखा जाए जब हम इन 9 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ब्रॉडली इन्वायरमेंट, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, इन तीनों के सारे पैरामीटर्स को हम कवर करते हैं। और अगर हम बात करें SDG के 17 गोल्स के बारे में तो आप देखेंगे सारे के सारे 9 प्रिंसिपल्स सभी SDG गोल्स को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से इन सब 9 प्रिंसिपल्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके बारे में डिस्क्लोजर कर सकते हैं। और ये जितने भी इंडिकेटर्स 140 इंडिकेटर्स हैं, इसमें कोई टारगेट नहीं है कि आपको इतना अचीव करना है। ये सिर्फ आपको स्टेटस बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड देन एक बार हम इसको जब कर लेते हैं देन ये भी रिक्वायरमेंट है कि किसी थर्ड पार्टी से हमें एश्योरेंस भी करना है। इसके बारे में सेबी की कुछ गाइडलाइंस है जो रिसेंटली चेंज हुई हैं, बट ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम डाटा बता रहे हैं दुनिया को, डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या वो सही है सही नहीं है उसके बारे में। इवन तो बहुत सारे चैलेंजेस इसको लेके हैं। सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि जो डाटा की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। देन इसके रिलेशन में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो टाइम लगता है, वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं कि क्या वो हमें रियली मीनिंगफुल है कि नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 9 प्रिंसिपल्स हैं इनका मेन इंटेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, किस तरीके से सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या काम कर रही है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी इसी के बारे में रहेगा, कुछ और डिटेल में कुछ और नए टॉपिक की बात करेंगे। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मेरे को हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको देखिए, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में।
और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।